सो आज का हमारा टॉपिक है मिल्क चिलिंग। मिल्क चिलिंग बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क बट अबव इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द मिल्क इज 20 डिग्री सेल्सियस। एवरेज दूध 20 डिग्री सेल्सियस पे बाहर रखा हुआ है। इफ एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क इज -0.5 डिग्री सेल्सियस, right? So if we reduce the temperature of the milk from 20 degree Celsius to above -0.5, suppose 1 degree Celsius, yeah, 4 degree Celsius, yeah, 10 degree Celsius. So the whole process, this process we can say it is a chilling, right? So that is the milk chilling. हम मिल्क चिलिंग करते क्यों है? जस्ट टू प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम द स्पॉइलेज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट? बैक्टीरिया, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, bacterial growth जब होगी, so that will cause the spoilage of the milk, that will produce the acidity in the milk. दूध खट्टा होने लग जाएगा। हमने घरों की बात करें, जब डेयरी से सुबह दूध लाते हैं सुबह या शाम में, तो हम लोग उस दूध को या तो गर्म करके रखेंगे या फिर उसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे, जस्ट टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम लोग प्रिवेंट करें, ग्रो नहीं होने दे रहे, राइट? तो इसीलिए हम लोग मिल्क चिलिंग करते हैं। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि डेयरी प्लांट में मिल्क चिलिंग का प्रोसेस होता कैसे है, राइट? अब उससे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि डेयरी प्लांट, कोई भी कंपनी है, डेयरी कंपनी है, वो दूध को प्रोक्योर कैसे करती है। दो तरीके से प्रोक्योर करेगी, ठीक है? पहला तरीका तो होगा वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी डेयरी फार्म को, ठीक है? डेयरी फार्म को कॉन्टैक्ट किया, वहां से, क्योंकि उसे बल्क में बेनिफिट है, बल्क में एक ही जगह से मिल्क कलेक्ट हो जाएगा, अपना टैंकर वहां पे भेजेगा, प्लांट फिल करेगा मिल्क और अपने साइट पे ले आया, ठीक है? और सेकंड मेथड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इंडिविजुअल डेयरी कंपनी जैसे अमूल, मदर डेयरी, वो विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसने बनाई, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेयरी फार्मर्स मेंबर होंगे, होते हैं, डेयरी फार्मर्स मेंबर होते हैं, और वो डेयरी फार्मर उस डेयरी प्लांट को या कंपनी को कमिट करते हैं कि पर डे बेसिस पे हम लोग आपको मिल्क डिलीवर करेंगे। अब वो मिल्क कलेक्ट कहाँ से करेगा, कलेक्ट कैसे होगा, कहाँ डिलीवर करेंगे? तो उस पर्टिकुलर विलेज में ही मिल्क कलेक्शन बूथ इंडिविजुअल प्लांट अपना बनाता है। जैसे अमूल, अमूल का एक खुद का मिल्क कलेक्शन बूथ होगा किसी भी एक विलेज में, ठीक है? जहाँ पे सोसाइटीज बना रखी है, हर विलेज में अपना अपना मिल्क कलेक्शन बूथ। तो ये जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, ये जाके अपना मिल्क वहां पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है? अब मिल्क कलेक्शन बूथ पे मिल्क का क्वालिटी चेक किया जाएगा, उसका फैट एसएनएफ चेक किया जाएगा, और बेस्ड ऑन दैट फैट एसएनएफ जो डेयरी फार्मर को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद मिल्क कलेक्शन होने के बाद जो इंडिविजुअल डेयरी प्लांट के टैंकर वहां आएंगे और दे विल फिल दैट मिल्क फ्रॉम दैट कलेक्शन बूथ इन द टैंकर एंड ट्रांसफर इट टू द डेयरी प्लांट। तो डेयरी प्लांट में जैसे ही दूध का टैंकर रिसीव होगा, उसको वेट किया जाएगा और एम्प्टी कर दिया जाएगा एट द आरएमआरडी सेक्शन। आरएमआरडी मीन्स द रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक, रॉ मिल्क रिसेप्शन डॉक। यहाँ से मिल्क को चिल करके, यहाँ पे मिल्क को ठंडा करके हमारा टैंकर्स में स्टोर कर दिया जाएगा। दीज टैंकर्स वी कॉल्ड एज ए रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक्स, ठीक है? दीज आर द रॉ मिल्क स्टोरेज टैंक्स। अब ये प्रोसेस नॉर्मली फॉलो होती है हमारी डेयरी प्लांट में, ये प्रोसेस हमारी फॉलो होगी, एंड द हार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज द चिलर, जो एक्चुअल में दूध को ठंडा करने का काम करता है, दैट इज द चिलर, दैट इज द हार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। We move towards the reason behind the spoilage of the milk. And by doing researches on this particular point, what we found, the reason behind their spoilage is the bacterial growth, right? Bacterial growth के कारण ही हमारी स्पॉइलेज देखने को मिलती है, दूध खट्टा हो जाता है, एसिडिटी डेवलप होने लग जाएगी, राइट? अब these bacteria or the microorganism will grow at a different temperature ranges. Some microorganism grows at 0 to 15 degrees Celsius, कुछ 7 to 20 degrees Celsius, then 20 to 45 degrees Celsius, 45 to 80, and some at 70 degrees Celsius to 110, right? So जो microorganism grow करते हैं 0 to 15, we call them as a psychrophiles. Psychrophiles. These are the cold loving.
ठंड से मोहब्बत है इन्हें, राइट. सम ग्रोज एट 7 to 20 डिग्री सेल्सियस, दीज कॉल्ड एज ए, we call them as a psychrotrophs. 20 to 45 we call them as a mesophiles. 45 to 80 these are called as thermophiles. And 70 to 110 hyperthermophiles. Right. So डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रेंज बैक्टीरियाज को भी क्लासीफाई कर दिया. वो मेसोफाइल्स होंगे जो कोल्ड लविंग होंगे, जो हीट लविंग होंगे, दैट वी कॉल्ड एज ए थर्मोफाइल्स और द हाइपर थर्मोफाइल्स, राइट. एंड द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इन द मिल्क इज 20 to 40 डिग्री सेल्सियस. ये मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, राइट. क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन जब होता है उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड, मिल्क प्रोडक्शन के बाद मिल्क का टेम्परेचर दैट इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. तो इन दिस पर्टिकुलर रेंज वी कैन इजिली से ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से मिलेंगे? मेसोफाइल्स ही तो मिलेंगे, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर रेंज most of the mesophiles they can survive only, right. The most favorable temperature range for the growth of the microorganism is 20 to 40 degrees Celsius, right. Human beings also can survive easily on this temperature. हमारा बॉडी भी इसी तरीके से डिजाइन है कि हम लोग इसी पर्टिकुलर रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं. अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हुआ 45-50 डिग्री सेल्सियस तो that will be very dangerous for us, right. And for microorganisms also that is dangerous for them, that heat will kill them, right. ठीक. अब that table tells us about everything. अगर हम मिल्क को 18 घंटे के लिए, राइट, 18 घंटे के लिए रिसर्च किया गया कि अगर हम मिल्क को 18 घंटे के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पे रखते हैं, सो व्हाट will be the count of the microorganism in that. We are taking example कि suppose we have 1 liter of milk at a temperature of 25 degrees Celsius, right. After microbial testing we found number of microorganisms in this milk is 100, right. So from 20 अब initial जो temperature है मिल्क का that is 25, we reduce the temperature to the 0 degree, case 1 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने कूल डाउन किया और 18 घंटे बाद दोबारा से चेक किया. इट्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इट्स माइक्रोबियल नंबर इज 100 ओनली, बिकॉज ड्यूरिंग रिसर्च व्हाट वी फाउंड its number is same. If we increase the temperature to 5 degrees Celsius, the growth of the microorganism is its growth factor increases to 1.05 times the initial, that is 105. कुछ ग्रोथ देखने को मिला. एट 10 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला, 1.8 टाइम्स, 180 माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट अबव 10 डिग्री सेल्सियस, if we increase the temperature to 15, 20, 25 degrees Celsius, proportional increment is observed, right. Proportionally microbial growth में increment देखने को मिला, right. So we can say the critical temperature for the growth of the microorganism is the 10 degrees Celsius. And in dairy plant also they set the temperature below 5 degrees Celsius. Below 5 degrees Celsius is necessary to prevent the growth of the microorganism. So they'll cool down the milk, they'll chill the milk below 5 degrees Celsius. अब डेयरी प्लांट्स में हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशंस के लिए हम लोग प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं. PHE वे डिवाइसेस हैं, वो इक्विपमेंट है जिसमें हीट एक्सचेंज होगा दो डिफरेंट फ्लूइड्स के बीच में. सपोज मेरे पास मिल्क है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 20. अगर मैं उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करना चाहूँगा तो किस चीज़ से ठंडा करूँगा? कोल्ड वाटर से ठंडा करूँगा, ठीक है. कोल्ड वाटर या फिर ग्लाइकोल सॉल्यूशन, ये 2-3 चीज़ों से ठंडा करेंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लूइड कौन से हो गए? एक फ्लूइड तो हो गया मिल्क और दूसरा फ्लूइड जिससे मैं ठंडा करूँगा कूलिंग मीडियम, दैट इज द कूलिंग मीडियम, ठीक. सो इस डिवाइस में एक तो जो अपना प्रोडक्ट है वो सर्कुलेट करेगा और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो कूलिंग मीडियम सर्कुलेट करेगा, ठीक है. अब वो कैसे सर्कुलेट करेगा? सो ये पिक्चर हमें क्लियरली शो कर रही है कि हीट एक्सचेंजर कैसा दिखता है. सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ही दिखता है हीट एक्सचेंजर, ठीक है. अब हीट एक्सचेंजर में एक फ्रेम होता है, ठीक है, ये फ्रेम होता है. इस फ्रेम में मेटल की शीट्स, मेटल की प्लेट्स लगी रहेंगी, ठीक है. ये मेटल की प्लेट एक दूसरे से
पैरेलली कनेक्टेड कर देते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होती हैं, जोड़ देते हैं, पूरी टाइटली पैक्ड होती हैं, राइट। और वो टाइटली पैक होंगी, सेपरेट किस चीज से होगी, गैस्केट से। इंडिविजुअल प्लेट्स पे जैसा कि हम देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की गैस्केट फिट कर रखी होती है, ठीक है, दिस इज द गास्केट। ये रही गास्केट। गास्केट जो एक सेपरेशन, जो एक थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करती है इन प्लेट्स के बीच में, उस गैप के बीच में से हमारा इंडिविजुअल फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। सपोज मुझे मिल्क को ठंडा करना था, ठीक है, दूध को ठंडा करना था, तो जो रेड कलर का पोर्शन है, रेड कलर, ये दो ट्यूब्स आपस में जोड़ने के बाद दिखा रखा है, ठीक है, ठीक है, ये आपस में जोड़ रखी हैं ट्यूब्स, और उसके बीच में एक समझाने के लिए गैप दिखा रखा है कि ऐसे फ्लूइड फ्लो होगा, ठीक। तो ऊपर से मिल्क का एंट्री हुआ, ठीक है, रेड कलर का जो एरो है दैट इज शोइंग मिल्क, ठीक है, मिल्क गया इस चैनल से, जो चैनल बीच में बनेगा दो प्लेट्स के बीच में, उसमें से मिल्क फ्लो करेगा, ठीक है। और उसका जो नेक्स्ट एडजेसेंट प्लेट है, उसमें से कोल्ड वाटर सर्कुलेट करेगा, कोल्ड वाटर सर्कुलेट करेगा। सो ये जब ये सर्कुलेट करेंगे, आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को, जो गर्म चीज होगी, सपोज दूध गर्म है, कोल्ड वाटर ठंडा है थोड़ा सा, तो वी नो द हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल की हीट ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस बिटवीन द हीटिंग मीडियम टू द कूलिंग मीडियम। जो गर्म होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी ठंडे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे दूध से हमारी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। सो इसके बाद क्या चीज देखने को मिलेगा, मिल्क का टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री पे था, वो 5 डिग्री पे आ जाएगा, और जो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री पे था, वो 15 डिग्री से बाहर निकलेगा। क्लियर। अब नॉर्मली हीट एक्सचेंजर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग ज़्यादा, तो डेयरी प्लांट्स में प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर इसीलिए इस्तेमाल किए गए करते हैं क्योंकि ये थर्मल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं, राइट। इसमें हीट लॉस काफ़ी कम होता है, हीट एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस इन मच फास्टर वे अगर हम इसको दूसरे तरह के हीट एक्सचेंजर से कंपेयर करें तो। अब हीट एक्सचेंजर एक तो प्लेट टाइप का होगा, दूसरा ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है, ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर होगा, स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर होगा, ठीक है। तो फॉर द लो विस्कस प्रोडक्ट दैट डिपेंड्स, अब अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर है, अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, होगा हीटिंग एंड कूलिंग में, ठीक है, होगा हीटिंग और कूलिंग में। अब जो ट्यूबुलर टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, जब हमें प्रोसेस में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, राइट, हाईली प्रेशराइज्ड प्रोसेसेस में हम लोग ट्यूबुलर टाइप का हीट एक्सचेंजर करते हैं, यूज़ करते हैं। स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर हम लोग विस्कस प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं, जब कोई विस्कस प्रोडक्ट, राइट, जैसे कि क्रीम, राइट, जैसे कंडेंस मिल्क, उनमें हीट एक्सचेंजर करवाना हो, हीट एक्सचेंज करवाना हो तो स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बट लो विस्कस प्रोडक्ट जैसे मिल्क, वाटर को गर्म, पानी को गर्म ठंडा करना है, मिल्क को गर्म ठंडा करना है, तो नॉर्मली प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करते हैं, और इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू हीट एक्सचेंज बिटवीन द फ्लूइड्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द पीएचसी। तो यहाँ पे मेजरली 3 कंपोनेंट है, राइट। फर्स्ट वन इज द प्लेट्स, सेकंड वन इज द गास्केट, और थर्ड वन इज द फ्रेम। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक फ्रेम होता है, फ्रेम में प्लेट्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, और वो जो प्लेट्स हैं आपस में सेपरेट करेंगे गास्केट की मदद से, राइट। ये 3 चीज़ें हैं, फ्रेम, प्लेट, गास्केट, राइट, यही 3 चीज़ें हैं। अब इंडिविजुअल प्लेट्स, अगर हम इंडिविजुअल प्लेट्स को देखते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक नॉर्मल फ्लैट प्लेट नहीं होता, वहाँ पे प्लेट्स में नॉर्मल फ्लैट प्लेट नहीं होगा, राइट। प्लेट में कुछ एक पैटर्न सा हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि इन प्लेट्स में हम देख पा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पैटर्न इज देयर, राइट। दिस पैटर्न वी कॉल्ड एज ए कोरुगेशन, कुछ ऐसा वेवी सा स्ट्रक्चर, ठीक है। कोरुगेशन मीन्स दिस वेवी स्ट्रक्चर, इसको हम कोरुगेशन बोलते हैं। ये क्यों दिया जाएगा, ये बेसिकली टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए, टर्बुलेंस। अब जो फ्लूइड फ्लो होगा, नॉर्मली जो फ्लूइड फ्लो होता है, सपोज मिल्क, मिल्क फ्लो होगा, वो लेयर्ड की फॉर्म में फ्लो होता है। ये फर्स्ट लेयर जो बिल्कुल सरफेस के साथ, पाइप के सरफेस के साथ जुड़ के चलेगी, सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर ऊपर वाली, ठीक है। तो 2 टाइप के फ्लो होंगे, फर्स्ट वन इज द लेमिनार फ्लो, फ्लूइड के साथ 2 नॉर्मली टाइप के फ्लो बिहेव करता है, फ्लो बिहेव करेगा या तो नॉर लेमिनार फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो, दो, ठीक है। तो लेमिनार फ्लो क्या होता है, जब इंडिविजुअल लेयर of the fluid, this one is the fluid, milk, individual layer of the fluid is flowing in its, in a linear direction। जब इंडिविजुअल लेयर अपनी लीनियर डायरेक्शन में ही फ्लो करती जा रही है, ठीक है, तो उस फ्लो को क्या कहेंगे, लेमिनार फ्लो, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम इसे गर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, गर्म करना चाह रहे हैं, सपोज नीचे से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, हीट ट्रांसफर हो रही है, ये हीटअप हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाली लेयर हीटअप हुई, जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, ये हीटअप हुए,
फिर उसके बाद ये ऊपर वाली लेयर को ट्रांसफर करेंगे, वो ऊपर वाली लेयर को ट्रांसफर करेंगे, इट विल टेक मोर टाइम टू हीट अप, राइट। अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो मीन्स दीज इंडिविजुअल लेयर्स आर मिक्सिंग ईच अदर, मतलब फ्लो विल बी लाइक, तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली, बिकॉज दैट heating medium is more in contact with each and every particle, each and every molecule of this particular fluid, right? So heat transfer will take place more faster, right? So that is why to provide the turbulence, we provide the corrugations in the metal plates, जो यहाँ पे corrugations provide किया जाता है, right? अब जो नॉर्मली प्लेट की थी, इट इज़ वेरी थिन प्लेट, बहुत पतली प्लेट्स यूज़ की जाती है। द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स विच इज़ यूज्ड इन द पीएच इज 0.5 to 1.2 मिलीमीटर, इतनी पतली प्लेट्स इस्तेमाल की जाती है प्लेट हीट एक्सचेंजर में, राइट। सेकंड वन इज द गैस्केट। अब इंडिविजुअल प्लेट्स एक दूसरे के साथ गैस्केट से अटैच होती हैं, राइट, सेपरेट होती हैं, राइट। सो दिस ब्लैक कलर, ये गैस्केट है, ये ब्लैक कलर जो इसके प्लेट्स के कॉर्नर में जो एक ब्लैक कलर की गैस्केट है, राइट, जो फिक्स की जाती है, isn't it? और गैस्केट का मटेरियल, जो होगा गैस्केट का, दैट इज द नाइट्राइल ब्यूटाइल रबड़, ईपीडीएम, इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइमीन, एचएनबीआर, एटसेट्रा। ये कुछ मेजरली 3 तरह की रबड़ इस्तेमाल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन गैस्केट्स का रहता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रोसेस टेम्परेचर, पीएचई को किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल सेलेक्ट द मटेरियल ऑफ दिस गैस्केट, राइट। इसका मेजर काम प्लेट्स को सेपरेट करना और टू प्रिवेंट द लीकेज, इस प्लेट्स के बीच में से फ्लूइड फ्लो करेगा, वो लीक ना हो। नाउ फॉर एफिशिएंट हीटिंग एंड कूलिंग, फ्लो पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम लोग फ्लो पैटर्न कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्लो पैटर्न। फर्स्ट वन इज द पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट और सेकंड वन इज द काउंटर फ्लो अरेंजमेंट। पैरेलल और काउंटर, पैरेलल फ्लो का क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मिल्क को हम लोग कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, मिल्क की कूलिंग कर रहे हैं, किससे कूलिंग करेंगे, कोल्ड वाटर से कूल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट पोर्ट्स लगे रहेंगे पीएचई में, ठीक है। one for the cold water inlet, this one is the cold water inlet, second is cold water outlet, third is milk inlet, and fourth port is milk outlet, राइट। एक पोर्ट से कोल्ड वाटर अंदर जाएगा, दूसरे पोर्ट से कोल्ड वाटर बाहर, तीसरे पोर्ट से ठंडा, एक तरफ से जाएगा मिल्क हमारा और एक तरफ से मिल्क बाहर निकलेगा प्लेट हीट एक्सचेंजर से। अगर उन दोनों की डायरेक्शन, सपोज मिल्क की डायरेक्शन और कोल्ड वाटर की डायरेक्शन सेम है, राइट, प्लेट हीट एक्सचेंजर में सेम डायरेक्शन में अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो दैट वी कॉल्ड एज ए पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। अगर इन दोनों की अरेंजमेंट, कोल्ड वाटर इधर से जा रहा है, अलग है, अपोजिट है, वी कॉल्ड दैट एज ए काउंटर फ्लो अरेंजमेंट, राइट। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द काउंटर फ्लो, राइट। काउंटर फ्लो डायरेक्शन को शो कर रहा है, वेयर दिस इज द मिल्क इनलेट, ये वाटर, कोल्ड वाटर आउट, यहाँ पे कोल्ड वाटर इन, यहाँ पे मिल्क आउट, राइट। तो इनकी डायरेक्शन, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कूलिंग मीडियम एंड द मिल्क, राइट, कूलिंग मीडियम एंड द प्रोडक्ट। तो उससे हम लोग बता सकते हैं काउंटर फ्लो है या पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट है। काउंटर फ्लो में हीट एक्सचेंज हमारा, बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्लूइड्स आर मोर, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा बिटवीन दीज टू फ्लूइड, उतना ज्यादा हीट एक्सचेंज जल्दी होगा, राइट। सो काउंटर फ्लो नॉर्मली वी प्रेफर देन द पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। Now the types of the heat exchanger which are normally used in the different industries. So the first heat exchanger that is used is the gasketed plate type heat exchanger that we discussed earlier, the same. And the second one is the brazed. ये दो हम normally dairy plant में इस्तेमाल करते हैं. Situations में भी different, heating, cooling, normal applications के लिए हम लोग gasketed plate heat exchanger करेंगे because it is quite easier to use. अगर कभी प्लेट्स में ब्लॉकेज हो गया या प्लेट में डिफेक्ट आ गया, सो वी कैन इजीली रिमूव दीज प्लेट्स मैनुअली और उसको दोबारा से रिपेयर करके फिक्स कर सकते हैं, दैट इज क्वाइट इजीली। एंड क्लीनिंग एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इजी, इसका हम मैनुअल क्लीनिंग भी कर सकते हैं और बाई CIP के थ्रू भी हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप का हीट एक्सचेंजर है, जो सेकंड टाइप का हीट एक्सचेंजर है हम डेयरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, दैट इज द ब्रेस्ड प्लेट हीट एक्सचेंजर, राइट। और जो मेजर डिफरेंस है इसका गैस्केटेड प्लेट हीट एक्सचेंजर से, दैट इज देयर इज नो गैस्केट यूज्ड, राइट। कोई भी गैस्केट हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, एंड द प्लेट्स आर परमानेंटली वेल्डेड विद ईच अदर, राइट। और इसका मेजर
यूज वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, राइट, वेयर द हीटिंग एंड कूलिंग इज रिक्वायर्ड इन द स्टरलाइजेशन प्रोसेस. स्टरलाइजेशन में क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट टू मेक आवर प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट. हमें वो प्रिजर्व करके रखना अंदर का प्रोडक्ट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग ब्रेस्ड टाइप हीट एक्सचेंजर, अगर इसमें कुछ डिफेक्ट हो गया तो वी हैव टू रिमूव द होल apparatus, right. So that is the main limitation of this braze type of heat exchanger. A welded plate heat exchanger, welded plate heater, that is also normally used where the high pressure application is required, where the high pressure is required in the process, right. For example, in case of the air conditioning, HVAC, ventilation and air conditioning system, right. So there are some advantages of the PHE, why it is more beneficial than other heat exchanging equipments. So there are some reasons why we prefer this in the heating and cooling applications. The first is the high transfer efficiency. जो plates हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं stainless steel की, that is very thin. We are using very thin plates, 0.5 to 1.2 millimeter, right? So उसके heat transfer efficiency is quite high, right? And turbulence is also there in between that plates. तो इसीलिए heat transfer उसका ज़्यादा हो जाता है. And we provide the large surface area to that particular equipment within the compact design, right. So that is why its capacity, compact design, that is also very advantageous for us. It will require very less space और उसकी capacity काफी high रहेगी within the the 5 to 7, within the 5 to 7 meter square area. That is 5 to 7 meter square area will get the PHE having capacity of 40 to 50 kLPH. 40 to 50 kiloliter per hour, that much of the capacity PHE we can get. It is more flexible in operation. Scalability we can increase or decrease by using the, अगर हम लोगों को कैपेसिटी प्लेट हीट एक्सचेंजर का इंक्रीज करना है, सिंपली विल इंक्रीज द प्लेट्स, राइट. वी कैन ऐड और रिमूव प्लेट्स इजिली. अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ पर PHE हम इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्स्ट में था HVAC सिस्टम्स, हीटिंग कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग पर्पसेस. सेकंड वन इज द रेफ्रिजरेशन फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेशन यूनिट. So we can use the plate heat exchanger food and beverage industries में, normally in the pasteurization, in the cooling, in heating processes. हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं PHE का ही नॉर्मली इस्तेमाल होता है इन केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉर हीटिंग एंड कूलिंग. सो दैट इज ऑल अबाउट the chilling process, the equipment used in the chilling process in the dairy industry. Thank you so much. We'll see in another video. Thank you. Bye.